हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जीना नॉलेज के इस नए म्यूजिक स्टेशन में। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे संगीत के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे डियर्स, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, ताकि दोस्तों होता क्या है इससे कि जो भी मेरा सेशन आएगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो पहला प्रश्न हमारा है दोस्त कि प्राचीन काल के जाति गायन से खाली स्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो क्या ग्राम की उत्पत्ति मानी है, या फिर राग की उत्पत्ति, या फिर ध्रुपद की? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन काल के जाति गायन से राग की उत्पत्ति मानी जाती है। तो समझ गए, राग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है मेरे दोस्त कि यहाँ पे प्रश्न है कि थाट में खाली स्थान स्वर होते हैं। भाई, किसी थाट में अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो कितने स्वर होते हैं थाट में? क्या 12, 8 या 7? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो थाट में, प्रत्येक थाट में जो है 7 स्वर का होना अनिवार्य है। 7 स्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है कि सारंग देव के अनुसार रागों के कितने लक्षण बताए गए हैं? देखिए, लक्षणों की अगर हम बात कर लेंगे तो भरत ने जो लक्षण बताए हैं भाई 10 बताए हैं, लेकिन प्रश्न हमारा है कि सारंग देव के अनुसार। जवाब क्या होगा? क्या 12, 13 या फिर 10? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13। ठीक है, तो 3 बढ़ाए हैं भाई। कौन कौन सा 3 बढ़ा है वो आपको कमेंट करना है कि कौन कौन सा जो है 3 बढ़ाकर सारंग देव जी ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि अगर किसी राग के आरोह में 5 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर, यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में अगर 7 स्वर लग रहे हो, तो उसकी जाति क्या होगी? भाई, किसी राग की अगर ऐसे लगे तो उसकी जाति बताना है कि उसकी जाति क्या हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं औडव। और 6 क्या होता है? साडव। तो 6 तो है नहीं। और 7 क्या होता है? संपूर्ण। तो इसकी जाति इस हिसाब से क्या बनेगी? औडव और संपूर्ण बनेगी। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औडव संपूर्ण इसकी जाति बन जाएगी, अगर किसी राग के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगे हों तो। आगे देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रातः काल गाए जाने वाले राग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या मध्यरात्रि प्रकाश राग, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, या सायंकालीन संधि प्रकाश राग? तो दोस्तों, इसमें तो कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है आप लोग के सामने डायरेक्टली कि जब प्रातः काल है तो प्रातः काल जो गाया जाने वाला राग है, तो प्रातः काल वाला क्या होगा? तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हो जाएगा। इसलिए जवाब हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि 10विध राग वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? क्या मतंग ने, सारंग देव ने, या फिर भरत ने? इसका जवाब क्या होगा? तो 10विध राग वर्गीकरण जो बताया गया है आपका, तो वो कौन से ग्रंथ में? संगीत रत्नाकर में बताया गया है। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, आपके सारंग देव ने बताया है ये 10विध राग वर्गीकरण के बारे में, सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, बाकी हम बात कर लेंगे चतुर्विध राग वर्गीकरण की। तो सारंग देव भी बताया है और भरत ने भी बताया है, लेकिन यहाँ पे जवाब होगा 10विध के लिए तो सारंग देव। आगे देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। क्या प्रश्न यहाँ पे कि ग्राम राग के अंतर्गत कितने राग माने गए हैं? देखिए, ग्राम रागों की संख्या जो है आपकी कितनी मानी गई है, आप लोग वो कमेंट कीजिएगा। इसके अंतर्गत जो राग है वो बताना है कि इसमें कितने हैं। क्या 64 हैं, 72 हैं, या फिर 30 हैं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम राग के अंतर्गत जो है 30 जो है आपके राग माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि गंधर्व और गान प्राचीन समय में क्या थे? क्या गीत के 2 स्वर थे, संगीत की 2 पद्धतियां थी, या संगीत के 2 ताल थे? दोस्तों, यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत की 2 पद्धतियां थी, जिसे एक को कहते थे, क्या कहते थे? 2 पद्धतियां थी, एक को गंधर्व कहते थे और दूसरे को गान कहते थे। यानी कि यही जो गंधर्व था ना, इसे मार्गी कहते थे। ठीक है, और मार्गी और दूसरा क्या था? देसी। और ये जो देसी था, तो ये मार्गी को गंधर्व और ये देसी को गान। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका गंधर्व हो गया, मार्गी को गंधर्व और देसी को गान। तो ये क्या थे? संगीत की 2 पद्धतियां थी। ठीक है,
आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है 9वां नंबर का कि गंधर्व संगीत का दूसरा नाम क्या है? भई अभी मैंने बता ही दिया आप लोगों को, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, क्या देसी संगीत है, मार्गी संगीत है या फिर कर्नाटकी संगीत है? दोस्तों यहाँ जो जवाब हो जाएगा गंधर्व के लिए, तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि मार्गी संगीत हो जाएगा, ठीक है? और देसी क्या होगा? तो देसी संगीत को ये गंधर्व और इसको गान कहा जाता था, गान वाले को देसी संगीत कहते थे, ठीक है? आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है कि निबद्ध गान के अंतर्गत कौन नहीं आता है? देखिए, नहीं आता है और नहीं आता है, इस मैटर पे आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है। कब कहाँ पे नहीं पूछ देता है, कब कहाँ पे हाँ पूछ देता है, तो ज़्यादा ध्यान दिया कीजिएगा इन सब बातों पे, ठीक है? तो कौन नहीं आता है? क्या रूपकालाप, रागालाप या अलिप्ति गान? देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है? निबद्ध पूछ रहा है। तो निबद्ध के अंतर्गत कौन-कौन सा आता है भाई? निबद्ध के अंतर्गत तो प्रबंध आता है, प्रबंध प्रबंध, वस्तु आते हैं, रूपक आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो सारे के सारे जो है अनिबद्ध के प्रकार दिए गए हैं। तो कौन नहीं आता है? तो कोई भी नहीं आता है। इसलिए जवाब हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है? और जो आता है आपका प्रबंध, वस्तु और रूपक आता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार के होते हैं? देखिए प्रश्न को जो है इधर से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये आपको बताने के लिए आज मैं प्रश्नों को ऐसा शामिल किया हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से 3 प्रकार के हैं? क्या कुतुब 3 प्रकार के हैं, यति 3 प्रकार के हैं या ख्याल 3 प्रकार के हैं? दोस्तों देखिए, हम बात करें तो यति की 5 प्रकार होते हैं, ठीक है? ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। लेकिन यही जो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुतुब, ये आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है? 3 प्रकार। कौन-कौन सा आप लोग को बताए हैं कि तत्कुतुब, नाट्य कुतुब और अवनद कुतुब। तो यही तो हैं 3 प्रकार के। और ये आपके उसमें भी नाट्य के बारे में पूछा जाता है कि नाट्य कुतुब कितने प्रकार के? तो भाई ये भी 3 प्रकार के नाट्य वाला, उत्तम, मध्यम और अधम, ठीक है? उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के नाट्य कुतुब भी हो जाते हैं। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का प्रश्न है कि राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए जिस अवयव का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है उसे? क्या वादी कहा जाता है, अस्थाई कहा जाता है या बाज कहा जाता है? देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे अस्थाई कहते हैं। यानी राग में रंजकता बढ़ाने के लिए हम लोग जिस अवयव का प्रयोग करते हैं ना मेरे भाई, उसको अस्थाई कहते हैं। तो जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि कोई स्वर को विभिन्न प्रकार से द्रुत लय में गाना बजाना क्या कहलाता है? यानी कि कोई स्वर है उसको मतलब कोई स्वर को विभिन्न प्रकार यानी अनेकों तरह से अगर हम द्रुत लय में अगर गाते बजाते हैं उसे बजाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए गाना के साथ बजाना, ये तो गाना तो ज्यादा सटीक नहीं होगा, लेकिन अगर बजा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्या गत, जोड़, झाला या और कुछ? इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक? क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा झाला। ठीक है? झाला कहते हैं जो कि आपके सितार पर बजाया जाता है। कब? तो ये कब बजाया जाएगा? ये आप जो जानते हैं ना, एक रजा खानी गत होता है, ठीक है? रजा खानी गत होता है, तो रजा खानी गत के बाद बजेगा, ठीक है? जब भी बजेगा तो उसके बाद बजेगा झाला। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भरत मुनि ने काकू के 2 प्रकार बताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताए हैं। इनमें से कौन भरत के काकू का प्रकार नहीं है? भाई देखिए प्रश्नों को कैसे किस तरह से पूछ दिया जाता है कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी प्रश्न मैं सेट किया हूं आपके जो एग्जाम्स के जो पैटर्न है उसको देखते हुए थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर एडवांस की तरफ आप लोग को भी लेकर चल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों है ना कि दिन बीतते जाएंगे ना तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, थोड़े से एडवांस देखने को मिल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आपको सारा कुछ जो है सब कुछ हम ध्यान में रखकर वो सारी काम जो है आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, तो बताना है। देखिए तो 2 प्रकार के काकू बताए हैं, कौन-कौन से आपको पता होगा, इनमें से कौन भरत के काकू का प्रकार नहीं है? तो भाई नहीं वाला तो है कौन? पहले तो हमें चुनना होगा। एक तो आपका साकांक्ष होता है, दूसरा आपका निराकांक्ष होता है। ये जो है दोनों भरत के काकू हैं, 2 प्रकार के। तो कौन नहीं है? तो भाई आपका यंत्र काकू नहीं है, क्योंकि ये जो है सारंग देव, ठीक है? सारंग देव ने बताया है, 6 प्रकार के काकू बताया है सारंग देव ने, उन्हीं में से एक आपका यंत्र काकू है, ठीक है? यंत्र काकू। क्लियर?
चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को जो है सेशन से बहुत मज़ा आता होगा और बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर मज़ा आता है तो बिल्कुल आप लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि बस मोटिवेशन जो है आपसे मेरे दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस जो मिलता है वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो प्रेरित मैं होता हूँ, वो आपके प्यार से ही प्रेरित होता हूँ, ठीक है? 15 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है? मस्जिद खानीगत को किस बाज के नाम से जाना जाता है? क्या ये दिल्ली बाज है, पूर्वी बाज है या पश्चिमी बाज है? देखिए, जो जवाब यहाँ पे होगा ना भई, यहाँ पे जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है? मैंने 2 प्रश्न नहीं बनाया इसका, मैंने सोचा कि एक जगह ही आप लोग को ये चीज़ बता दिया जाए। तो देखिए, एक तो आपका हो जाएगा मस्जिद खानीगत को दिल्ली बाज, दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिमी बाज। ये दोनों जो हैं, ये दोनों नाम जो हैं, ये दोनों नाम मस्जिद खानीगत के लिए पड़ा है, ठीक है? मस्जिद खानीगत को दिल्ली बाज भी कहते हैं, दिल्ली बाज, और पश्चिमी बाज भी कहते हैं। तो जवाब हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। और मस्जिद खानीगत के आविष्कारक मसीत खां हैं और ये कैसी होती है? विलंबित गत होती है, ठीक है भई? विलंबित गत। चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि रजा खानीगत को किस बाज के नाम से जानते हैं? भाई यहाँ जो बताएं आपको, देखिए मैंने शामिल कर ही रखा है ऑप्शन में कि आपको एक जगह ही बता दिया जाए, यहाँ भी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा भाई। क्यों? क्योंकि इसे लखनऊ बाज भी कहते हैं और पूर्वी बाज के नाम से भी जानते हैं। और ये रजा खानीगत जो है भाई, इसके आविष्कारक कौन है? रजा खां है। और इसी के बाद तो मैंने बताया था ना पीछे अभी कि इसी के बाद तो झाला बजाया जाता है सितार पर। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी के बाद जो है झाला बजता है, किसके बाद? तो रज़ा खानी गत के बाद। और ये कैसा गत है? तो ये आपका द्रुत गत है, ठीक है? द्रुत लय में बजाया जाता है। तो यहाँ पे जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, इसको क्या कहते हैं? लखनऊ बाज भी और पूर्वी बाज भी, ठीक है? चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे प्रश्न है कि सहायक नादों को अन्य किस नाम से जानते हैं? सहायक नाद, भाई जो असिस्टेंट जो होते हैं नाद, उसको क्या बोलते हैं? उसे अन्य किस स्वर से, किस नाम से जानते हैं? क्या उसको वादी स्वर बोलते हैं, अनुवादी स्वर बोलते हैं, या फिर स्वयंभू स्वर बोलते हैं? देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्वयंभू, यहाँ पे जो आपका कैसे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वयंभू नाद को क्या बोलते हैं? सहायक नाद को स्वयंभू स्वर बोलते हैं, ठीक है? स्वयंभू स्वर भी उसे कहा जाता है, इसलिए ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक परण का प्रकार है? परण की अगर हम प्रकारों की बात कर लेंगे तो कौन? लड़ी है, फूलझड़ी है या तान है? तो भाई परण ऐसा जो कहा जाता है कि ये जो है उसका प्रकार जो है आपका फूलझड़ी माना जाता है। फूलझड़ी क्या है? तो परण का एक प्रकार माना जाता है फूलझड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है कि राग की मुख्य जातियां कितनी है? भाई रागों की अगर मुख्य जातियों की बात कर लेंगे तो मुख्य जातियां कितनी? 3 है, 7 है या 9 है? देखिए, अगर हम 9 की बात करेंगे तो ये तो आपके कुल जातियां हैं, रागों की कुल जातियां हैं 9, ठीक है? लेकिन अगर हम मुख्य की बात करें तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा 3 हो जाएगा, जिसमें कि एक आपका औडव, दूसरा आपका साडव और तीसरा आपका संपूर्ण कहा जाता है, ठीक है? तो 3 प्रकार की। आगे देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राग औडव जाति का है? औडव जाति क्या होता है भाई? कि जिसके आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर अगर प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग दोस्तों, क्या कहेंगे? औडव जाति का राग कहेंगे, ठीक है? तो कौन सा है भाई? चलिए देखते हैं, भैरवी, मालकौंस या केदार? देखिए, यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालकौंस, ठीक है? इसमें रे और प क्या होता है मेरे दोस्त? वर्जित होता है, रे और प इसमें नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो भैरवी की जाति क्या होगी और केदार की जाति क्या होगी, ये दोनों की जातियां आप लोग जरा सा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मालकौंस में रे प वर्जित है और म और सा इसके क्या है? वादी संवादी माने जाते हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन महाराष्ट्र का लोकगीत है? भाई महाराष्ट्र में गाया जाने वाला लोकगीत है या फिर महाराष्ट्र से संबंध है? क्या मांड है, भटियाली है या लावणी है? यहाँ जवाब क्या होगा? यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या हो जाएगा? लावणी। कहाँ से संबंधित है? तो एमएच महाराष्ट्र से संबंधित है। भटियाली आपका बंगाल, ठीक है? मांड आपका राजस्थान, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है याद रख लीजिएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहोबल के विषय में सत्य है? अहोबल, इन्होंने संगीत पारिजात की रचना ग्रंथ लिखा है या फिर रचना किया है? तो जी हाँ, बिल्कुल, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अहोबल। सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वर स्थापना, हाँ ये तो है। सर्वप्रथम रस विवेचन करता, नहीं ये तो आपके नहीं होंगे क्योंकि ये कौन है?
ये भरत माने जाते हैं। जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। संगीत पारिजात भी इनकी है और वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना अहोबल ने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है कि ध्रुवा गीतों का प्रचलन किस काल में था? मेरे दोस्त जवाब देना है किस काल में था। क्या ये वैदिक काल है, भरत काल है या फिर रामायण काल है? दोस्तों यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। भरत काल में ध्रुवा गीतों का प्रचलन माना जाता है। भरत ने ही नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीतों का उल्लेख किया था कि उन्हीं के काल में ध्रुवा गीत का प्रचलन हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि अली बख्श विलायती किसके गुरु थे? क्या बिस्मिल्लाह खां के, चांद खां के या कादिर पिया? देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि चांद खां के गुरु कौन थे? मम्मन खां। ठीक है, मम्मन खां चांद खां के। बिस्मिल्लाह खां ये जो है ये क्या है? प्रसिद्ध शहनाई वादक है भाई, शहनाई वादक। इन्हें क्या हुआ? इन्हें 2001 ईस्वी में जो है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के मंदिरों में शहनाई बजाते थे? तो भाई ये जो थे बिस्मिल्लाह खां, बनारस, ठीक है, याद रखिएगा, बनारस के मंदिरों में ये शहनाई बजाया करते थे। और इनका जन्म जो था कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था डुमरांव बिहार में। ठीक है, बिहार जो कि बक्सर में पड़ता है डुमरांव, तो वहीं बक्सर के आसपास, शायद बक्सर जिला ही है या फिर पता नहीं आरा जिला कौन सा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन डुमरांव में जो है इसका इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहां पूछ रहा है कि अली बख्श विलायती किसके गुरु थे? तो यहां जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, बिस्मिल्लाह खां का गुरु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो है वाराणसी के मंदिरों में शहनाई बजाया करते थे। और शहनाई क्या है? मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक संगीत में क्या बोलते थे? नादस्वरम। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए 25 नंबर देखेंगे। उस्ताद अमान अली खां इनमें से किसके गुरु माने जाते हैं? उस्ताद अमान अली खां, क्या पंडित रविशंकर, सुब्बू लक्ष्मी या फिर लता मंगेशकर? देखिए यूनाइटेड यानी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका, उसमें जो है जो उनकी जो क्या बोलते हैं, जो प्रस्तुति होती है ना, प्रस्तुति कर देने के लिए ये जानी जाती हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी यूएनओ में संगीत के प्रस्तुति देने के लिए जानी जाती है। और ये अगर बात करेंगे पंडित रविशंकर जी का, तो इन्होंने जो है भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है अपनी सितार वादन के माध्यम से। यानी बहुत प्रचार प्रसार किए हैं भाई, ये भी बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान है, जो कि आज हम लोग को सब कुछ घर बैठे ही सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्हीं लोगों की देन है। तो उस्ताद अमान अली खां के गुरु कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, लता मंगेशकर। अगर उस्मान अली का घराना पूछे तो बताना है कहाँ भाई? भिंडी बाजार। ठीक है, भिंडी बाजार, जो कि कहाँ? मुंबई शहर में अवस्थित है, मुंबई शहर में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का प्रश्न है कि अर्जुन ताल में मात्राओं की संख्या होती है कितना? 21, 20 या फिर 28? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो होगा 20 होगा, क्योंकि 21 मात्रा ये किस में है? आपके गणेश ताल में है। ठीक है, गणेश ताल में है 21 मात्रा। 28 ताल ये किस में है? ब्रह्म ताल में है। ठीक है, ब्रह्म ताल में 28 मात्रा। यहाँ जो 20 जो हो रहा है ना, ये आपके अर्जुन ताल का ही मात्रा बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग भटियार किस थाट से जन्य राग माना जाता है? यानी भटियार जो है इसका जनक थाट कौन सा है? देखिए थाट को जनक कहा जाएगा और राग को जन्य कहा जाएगा, क्योंकि जन्म जो लेते हैं ये थाट से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, और जो जन्म देते हैं वो मान लीजिए एक तरह से पिता, तो वो जनक। ठीक है, वो जनक कहलाते हैं। जैसे थाट जो हो जाता है जनक और राग क्या होता है? जन्य। तो चलिए हम देखेंगे कि राग भटियार जो है किस थाट से जन्य राग माना जाता है। क्या भैरवी है, पूर्वी है या फिर मारवा है? तो देखिए मारवा की अगर हम बात कर लेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपका पंचम हो गया, पुरिया हो गया, ये सब कहाँ से जो हैं? ये सब आपके भटियार हो गया, तो ये सब आपके मारवा थाट के अंतर्गत आएंगे। और मारवा थाट में क्या होता है? रे कोमल और म तीव्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? अगर गत की अगर हम बात कर लेंगे तो रजाखानी गत जो है ये आपके ताल तो 4 ताल, 3 ताल या 1 ताल। तो पहले आप लोग को एक चीज क्लियर होना है कि गत ये कैसा है, विलंबित है या फिर आपका द्रुत है। तो रजाखानी जो होता है आप लोग जानते हैं कि ये आपका द्रुत होता है। ठीक है,
ये द्रुत गति में बजाया जाता है। तो द्रुत वाला भाई कैसा होगा, जो कम होगा तो उसमें मात्रा कैसी लगेगी, बड़ी। तो यहाँ पे जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 ताल। ठीक है, क्या हो गया, 3 ताल। मात्राओं की संख्या करें, बात करें तो 16 मात्रा हो जाएंगे। विभागों की बात करें तो 4 विभाग हो जाएंगे। ताल कैसे हैं, तो संपदी ताल है ना भाई। चलिए आगे देखेंगे, 29 नंबर का प्रश्न है हमारा। अमीर खुसरो को खुसरो की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, निजामुद्दीन औलिया थे, या फिर नादिर शाह थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए अमीर खुसरो, इसको सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे, ये दरबारी किनके थे, तो भाई ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। और इनको क्या कहा जाता है, भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत का तोता के नाम से भी मशहूर हैं ये आपके कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सॉरी अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में पूछा रहा है, खुसरो की उपाधि किन। देखिए एक चीज है कि अमीर खुसरो का वास्तविक कुछ और नाम है। ठीक है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसकी वजह से मैं इनका वास्तविक नाम अभी नहीं बता पा रहा हूँ अमीर खुसरो का। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं। अगर आप लोगों में से कोई जानते हैं तो इस चीज को कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में, कि अमीर खुसरो जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए खुसरो को जो उपाधि जो मिला इनको, अमीर खुसरो को, तो ये जो उपाधि मिला खुसरो की, तो ये देने वाले और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही थे, क्योंकि इन्हीं के दरबार में रहते थे और यही उनको क्या किए थे, उपाधि दिए थे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का, अलंघन और अभ्यास। ठीक है, अलंघन और अभ्यास यानी लांघना भी नहीं है भाई। कैसे करना है, तो अभ्यास पूरा करते जाना है। ठीक है, लांघना नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ लांघ दिए, टाप दिए यहाँ से यहाँ, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पूरा अभ्यास करते हुए जाना है भाई, पूरा अभ्यास। ठीक है, तो ये किसके प्रकार है पूछा जा रहा है, किसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।